नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी इशू पर आपसे बात करूँगा कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से, खासकर कि एसएसआरआई जो दवाएँ होती हैं, उसकी वजह से मेमोरी लॉस, याददाश्त में कमी किस तरह से आती है? क्या वो आ सकती है और कितनी सीवियर हो सकती है वो? इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा इस वीडियो में। बहुत से लोगों को एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये जो कैटेगरी की जो दवाएं होती हैं, इनको लेने से जब वो लेना शुरू करते हैं उसके कुछ समय बाद अक्सर कंसंट्रेशन और मेमोरी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स का, मतलब साइड इफेक्ट के तौर पे। उस बारे में मैं इसमें चर्चा करूंगा और इस चर्चा को करने के लिए मैं एक शोध के माध्यम से आपसे बात करूंगा, आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। ये जो शोध है ये ईरान में की गई थी। मेहदी सयाह जो कि एक बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक है वहाँ पे, जो रिसर्च करते हैं दवाओं पर। इन्होंने बहुत सी हर्बल मेडिसिन जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूजफुल हो सकती हैं उस पर भी रिसर्च की है। इन्होंने ये रिसर्च की थी और इनके साथ और दूसरे रिसर्चर्स थे जिनमें थे कावे इस्लामी, शबनम अलाई शहनी और लीला कौटी। इन 4 लोगों ने मिलकर रिसर्च की थी। यह रिसर्च 2016 की है और इस रिसर्च में इन्होंने ऐसा देखा कि जो एक्यूट फेज होता है, जिसमें शुरू के 6 से 8 हफ्ते का जो पीरियड होता है दवा को लेने के बाद, दवा को शुरू करने के बाद के जो 8 हफ्ते होते हैं, उसमें अक्सर पेशेंट्स में ऐसे सारे दवाओं की वजह से साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं, जिसमें से मेमोरी लॉस, याददाश्त में थोड़ी सी कमी आ जाना, ये काफी कॉमनली देखने में आता है जो दवाओं की वजह से हुआ है। इस बारे में इन्होंने शोध की और इन्होंने दिखाया कि कमी आती है, बहुत ज्यादा कमी नहीं आती है, थोड़ी कमी आती है, कुछ पॉइंट्स की कमी आती है, बट सिग्निफिकेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण कमी आती है, मतलब उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए और इसको समझना भी चाहिए, इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, मतलब इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको डिप्रेशन का सिम्टम मान के छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम में भी कंसंट्रेशन की कमी और याददाश्त की कमी जैसे सिम्टम आते हैं। पर यहाँ पर बात हो रही है एसएसआरआई वाली दवाइयों की वजह से लाए जाने वाले साइड इफेक्ट्स में, जिसमें मेमोरी लॉस पर बात हो रही है। ये वाले जो सिम्टम है, साइड इफेक्ट्स हैं, ये ओसीडी में भी आते हैं देखने में। तो एसएसआरआई दवाई डिप्रेशन के पेशेंट को दो या ओसीडी के पेशेंट को दो, ये साइड इफेक्ट तो आएगा। ये रिसर्च तो वैसे ओसीडी और डिप्रेशन के बारे में है, पर यहाँ पर मेन जो उन्होंने जो जोर दिया है, ज्यादा जिस पर तवज्जो दी है, वो डिप्रेशन के लिए ज्यादा दी है। तो हम इसको डिप्रेशन की नजर से ही समझेंगे, बात करेंगे। हालांकि ये ओसीडी पर भी उतना ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इन्होंने जो पेशेंट्स लिए उसमें आधे पेशेंट ओसीडी के थे, आधे पेशेंट डिप्रेशन के थे, तो दोनों पर ही ये रिसर्च हुई है। तो ऐसे सारे जो है वो अक्सर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन या ओसीडी के लिए, सबसे पहले यही दिया जाता है। मोनोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, मतलब सिंगल ट्रीटमेंट, सिंगल दवा, यही दी जाती है अक्सर। जिनको भी सबसे पहले इन बीमारियों का डायग्नोसिस होता है, सबसे पहले यही रिकमेंड किया जाता है। पूरे दुनिया भर में यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि सबसे पहले दिया जा रहा है, अच्छे फायदे भी हैं और हर जगह इसके बहुत अच्छे, बहुत लंबे समय तक रहने वाले फायदे देखे गए हैं। पर कुछ अनवांटेड, अनचाहे साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं इन दवाओं की वजह से। ध्यान रखें, एसएसआरआई के अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एमएओआईज, एसएनआरआईज, कई तरीके के ऐसे कैटेगरीज होती हैं दवाओं की, टाइप्स होती हैं, क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं जो अक्सर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। यहाँ एसएसआरआई की हम बात कर रहे हैं और आपको भी शायद हो सकता है एसएसआरआई दी गई होगी, अभी नहीं तो कॉम्बिनेशन में किसी ना किसी दवा के साथ दी जरूर गई होगी। तो जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो कौन से हो सकते हैं एसएसआरआई की वजह से? हेडेक, सरदर्द, वजन बढ़ना, सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाना, नींद के पैटर्न में बदलाव आ जाना, इंसोम्निया हो सकता है, ज्यादा नींद आ सकती है, कुछ भी ऐसे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। पर इन सब के अलावा आजकल एक बहुत कॉमनली एक सिम्टम जिसके बारे में काफी रिसर्च हो रही है, तो पिछले कुछ 10-15 सालों में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि मेमोरी लॉस का जो सिम्टम होता है ये भी काफी कॉमनली एसएसआरआई के ट्रीटमेंट के दौरान देखा जाता है। तो इस शोध का जो मेन लक्ष्य था, एम था, वो यही था कि एसएसआरआई ड्रग्स लेने के बाद, उससे पहले और उसके बाद 8 हफ्तों तक चेक किया कि किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स कॉग्निटिव फंक्शन में, मेमोरी में देखे जाते हैं। एक्यूट फेज इसे कहा जाता है। शुरू के जो 8 हफ्ते होते हैं ये एक्यूट फेज ऑफ थेरेपी कहा जाता है। डिप्रेशन ओसीडी दोनों में देखे थे इन्होंने, पर हम यहाँ डिप्रेशन पर ही फोकस करके चलेंगे।
इस फेज में क्या होता है, एक्यूट फेज में अक्सर हमें नहीं पता होता कि दवा का क्या असर आएगा पेशेंट पे, किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने में आएंगे, नहीं पता होता। तो ये टाइम पे क्या होता है, अक्सर पेशेंट अक्सर दवा लेने के कुछ दिन के या कुछ हफ्तों के बाद अक्सर छोड़ देते हैं दवा लेना, क्योंकि वो डर जाते हैं साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो ये बहुत क्रिटिकल फेज होता है, और यही वो 8 हफ्ते का फेज होता है, 2 महीने का, जिसके अंदर ये लक्ष्य रखा जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, पेशेंट रेमिशन में चला जाएगा, मतलब ना के बराबर सिम्टम्स रह जाएंगे या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद मेंटेनेंस फेज आता है, मतलब उसके बाद तो मेंटेनेंस या कॉन्टिन्यूएशन फेज भी आता है एक बीच में। मेंटेनेंस या कॉन्टिन्यूएशन फेज आता है जिसमें बस दवाएं सिर्फ मेंटेन करने के लिए, मतलब अभी की जो कंडीशन है, डिप्रेशन दूर हो गया, उसके बाद उसको दूर रखने के लिए, ताकि रिलैप्स ना हो जाए, उसके लिए दवाएं दी जाती हैं। उसमें डोज भी अक्सर कम दी जाती है। पर शुरुआत के जो 8 हफ्ते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। इसके अंदर साइड इफेक्ट्स भी बहुत देखने में आते हैं, और दवाओं के जो मेन इफेक्ट्स होते हैं उनको भी लक्षित किया जाता है, उनको भी टारगेट किया जाता है। तो अक्सर पेशेंट्स के अंदर जो मोटिवेशन है ट्रीटमेंट को लेने की, वो इन 8 हफ्तों में बहुत क्रूशियल होती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मेमोरी लॉस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से ही पेशेंट्स कई बार दवा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए दिन भर में कंसंट्रेशन की जरूरत चाहिए, मेमोरी की जरूरत चाहिए। अगर नहीं होगी ठीक से, सही सलामत काम नहीं कर रही होगी हमारी थिंकिंग, हमारी मेमोरी, तो क्या करेगा पेशेंट? सोचेगा इससे तो डिप्रेशन सिम्टम्स ही अच्छे थे, मैं कोई और इलाज करा लेता हूँ, मैं थेरेपी ले लेता हूँ, मैं कोई हर्बल दवा ले लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वो सब कर लेता हूँ, दवा नहीं लेता। पर दवा ना लेने की वजह से जो असर है वो बहुत स्लो होता है। कोई भी दूसरे ट्रीटमेंट में, साइकोथेरेपी में भी ट्रीटमेंट अक्सर स्लो आते हैं, तो इस वजह से उनको और कई सारी परेशानियां हो जाती हैं, और कई बार डिप्रेशन बढ़ भी जाता है, क्योंकि डिप्रेशन में मोटिवेशन की कमी आती है, तो अक्सर वो थेरेपी भी कई बार कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो अक्सर मोटिवेशन पर जो इफेक्ट्स आते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं इन साइकेट्रिक सिम्टम्स के, वो बहुत देखने में आते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो इसलिए दवाओं का लेना तो बहुत ज़रूरी है, और हमें उन साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना ज़रूरी है, पर साथ ही साथ पहले उसकी पहचान ज़रूरी है। तो इस नज़र से ये रिसर्च की गई थी। कई सारी और प्रॉब्लम्स भी होती हैं हेल्थ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड और दूसरी रिलेटेड, जब दवाएं दी जाती हैं तो वहां पर भी अक्सर मेमोरी लॉस की वजह से डिप्रेशन के अलावा भी पेशेंट्स जो होती हैं वो दवाइयां लेनी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस स्टडी में उन्होंने क्या किया, इस स्टडी में बेसिकली उन्होंने 18 से 60 साल की उम्र के 50 लोगों को रिक्रूट किया। ये स्टडी जो थी ये अप्रैल से सितंबर 2015 में की गई थी, ईरान की एक यूनिवर्सिटी में की गई थी। और ओसीडी के जो डिप्रेशन के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो उसको ठीक करते हैं, उन्होंने डायग्नोज किया था, उन्होंने दवाएं जो थी दे रखी थी, तो पूरा रेगुलेटेड पूरा तरीके से ये रिसर्च चली थी। अच्छा, इन 50 पेशेंट्स में 28 औरतें थी, 22 आदमी थे, जिसमें से 50% डिप्रेशन के और 50% ओसीडी के पेशेंट्स थे। किसी भी पेशेंट ने बीच में स्टडी छोड़ी नहीं थी, मतलब पार्टिसिपेशन छोड़ी नहीं थी। ये नहीं था कि बीच में परेशानी हुई और छोड़ के चले गए, मना कर दिया उन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट करने से, ऐसा नहीं हुआ। 8 हफ्ते तक उनको मॉनिटर किया गया। कब कब? दवा लेने से पहले, जब शुरू हो रही थी, जिसको हम वीक 0 कह सकते हैं, 0 हफ्ते पर, तीसरे हफ्ते के बाद, 5वें हफ्ते के बाद और 8वें हफ्ते के बाद इनकी टेस्टिंग की गई, इनको मॉनिटर किया गया, इनके सिम्टम के लेवल देखे गए, और इनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मेमोरी फंक्शनिंग को टेस्ट किया गया। उसको जो टेस्ट किया गया, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट इनको MMSE, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू टेस्ट किया गया। ये फारसी भाषा में इन्होंने बना रखा है, जो कि वैसे तो पूरे दुनिया भर में यूज हो रहा है। 1975 से ये यूज होता हुआ आया और बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है, खासकर तब जब हमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग, थिंकिंग रिलेटेड चीजें, फंक्शंस या मेमोरी वगैरह को जब हमें टेस्ट करना होता है। डिमेंशिया के पेशेंट्स में ये सबसे पहले रिकमेंडेड होता है इसको यूज करना। डिमेंशिया का इनफैक्ट डायग्नोसिस में, उसकी स्क्रीनिंग में बहुत हेल्पफुल होता है ये टेस्ट। तो मेमोरी लॉस जैसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। 12 इसमें सवाल होते हैं, अलग अलग एरियाज को असेस करते हैं। इसके बेसिस पे देखा गया कि पेशेंट के अंदर मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये जो MMSE है ये बेसिकली इन एरियाज में असेस करता है। जैसे सबसे पहले तो ओरिएंटेशन चेक करता है, टाइम, प्लेस, मतलब कि जो व्यक्ति है उसको पता है कि वो किस समय डॉक्टर के सामने बैठा है, दिन का कौन सा समय है, तारीख क्या है, जगह क्या है, वो हॉस्पिटल में बैठा है, अपने घर पे बैठा है, या किसी क्लिनिक पे है, या कहाँ पे है। फिर उसके बाद मेमोरी के दूसरे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि क्या वो अपने दिमाग में मेमोरी को स्टोर कर पा रहा है, रजिस्टर कर पा रहा है, क्या उसका अटेंशन बना हुआ है, कंसंट्रेशन बना हुआ है, क्या वो कैलकुलेशन प्रॉपर कर पा रहा है। कैलकुलेशन करने के लिए भी दिमाग में मेमोरी का बहुत बड़ा यूज होता है। फिर क्या वो रिकॉल कर पा रहा है, तो जो चीजें पहले उसने रजिस्टर की थी क्या उनको रिकॉल कर पा रहा है, याद कर पा रहा है। लैंग्वेज पे भी देखा जाता है, उसकी भाषा का प्रयोग, भाषा की जो कॉम्प्रीहेंशन है या उसका जो यूज है वो सही सलामत है या नहीं, सही तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं।
रिपीटिशन, कोई भी काम करना हो अगर उसको नकल करनी हो या किसी भी काम को बार-बार करना हो, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कुछ कॉम्प्लेक्स कमांड्स होती हैं इसके अंदर। इस तरीके से अलग-अलग टास्क देकर पेशेंट की मेमोरी को टेस्ट किया जाता है, उसकी ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शनिंग को असेस किया जाता है। मेमोरी के अलावा भी बड़े सारे प्रोसेस इसमें असेस हो जाते हैं, जांच हो जाती है। इसमें जो स्कोर आता है वो 30 तक आता है, 0 से लेकर 30 तक आता है। 24 से ज्यादा का अगर स्कोर आ रहा है तो पेशेंट बहुत ठीक है, बढ़िया है, मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे एरर्स हैं, किसी का तो 30 का 30 स्कोर हो सकता है, वो तो परफेक्ट मेमोरी है, पर 27 28 25 26 27 अक्सर देखने में आते हैं इतने स्कोर। 24 से अगर कम आ रहा है, 21 22, तो माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि मेमोरी प्रॉब्लम्स पेशेंट बहुत ज्यादा फेस कर रहा हो। 20 से जब कम होता है स्कोर, 19 18 17, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पेशेंट को, मॉडरेट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स कहा जाता है इसको। और अगर 12 से कम हो जाए या 11 10 इस लेवल तक पहुंच जाए तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, और डिमेंशिया के पेशेंट्स में अक्सर इस लेवल तक की मेमोरी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, उनके स्कोर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने चेक किया इस टेस्ट की मदद से। इसके अलावा इन्होंने ये भी देखना चाहा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो इन्होंने देखी रिसर्च में, वो ये कि दवाओं का असर जो भी उनके कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे पड़ा है, उसमें उनकी उम्र, एज, जेंडर और उनके एजुकेशनल लेवल का क्या प्रभाव है। प्रभाव भले ही नहीं देखा उन्होंने बेसिकली क्या देखना चाहा था कि इनके अलावा एसएसआरआई का इफेक्ट क्या है, ये देखना चाहा। मतलब अक्सर क्या होता है कि पेशेंट की एज की वजह से, उसके एजुकेशन लेवल की वजह से या उसके जेंडर की वजह से अक्सर लोगों में मेमोरी में चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है, जैसे इसमें 20 से 60 साल के उम्र के लोग थे, अक्सर लेट एज में जाके थोड़ा मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। या अक्सर एजुकेशन लेवल की वजह से, जिन लोगों का एजुकेशन लेवल ज्यादा होता है अक्सर उनमें मेमोरी अच्छी होती है, उसका भी प्रभाव आता है। तो इन सब प्रभावों को भी हटाकर देखा गया कि मतलब व्यक्ति का जेंडर, व्यक्ति का एजुकेशन और व्यक्ति का उम्र जो है, ये सब आड़े ना आए, इन सब चीजों के अलावा एसएसआरआई के इफेक्ट्स देखे जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की, जिसके कंट्रोल के बाद उन्होंने एनालाइज किया डेटा को। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम कहेंगे कि अच्छा एसएसआरआई का जो प्रभाव है वो मेमोरी पर बहुत ज्यादा आ रहा है, पर हो सकता है कि ज्यादातर लोग जो हो वो 40-50 साल की उम्र के हों, उनमें मेमोरी फंक्शनिंग थोड़ी कम हो ही जाती है, वैसे ही उनमें कम हो जाती है। डिप्रेशन और ओसीडी अगर लंबे समय से है तो उस वजह से भी कम हो जाती है। तो ऐसे में उनके उम्र का प्रभाव देखने में आ सकता है और हम सोच सकते हैं कि वो एसएसआरआई का प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरीके से एजुकेशन, किसी की मान लो एजुकेशन बहुत कम है, मान लो इन 50 लोगों में से 30 लोगों की एजुकेशन बहुत छोटे लेवल की थी, मतलब 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े हुए थे, ऐसे लोगों में अक्सर मेमोरी प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में आती है। बहुत ज्यादा उन्होंने लंबे समय तक पढ़ाई ना करने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल कम किया है, मतलब ऐसे काम कम किए हैं जिसमें बहुत दिमाग का इस्तेमाल हो, पढ़ाई कम की हो। तो ऐसे में अक्सर क्या होता है, कम एजुकेशन की वजह से अक्सर मेमोरी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। इनफैक्ट इसका उल्टा होता है ज्यादातर केसेस में, मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स की वजह से ही कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कि उनके अंदर ओवरऑल वैसे ही शुरू से ही प्रॉब्लम रही हो, एजुकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स रही हो, तो वो भी असर ला सकती हैं। और हमें लगे कि एसएसआरआई का फर्क है, वो एसएसआरआई का फर्क ही ना हो, वो तो उनकी एजुकेशन लेवल का फर्क हो। तो उसको उन्होंने स्टैटिस्टिकली हटा दिया, उसके परे हट के उन्होंने असर देखा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज की उन्होंने। तो क्या देखने में आया कि पेशेंट्स का जो एवरेज स्कोर था शुरुआत में एमएमएससी पे, ध्यान दें 30 तक स्कोर जा सकता है, 24 से ऊपर के स्कोर नॉर्मल होते हैं, 24 से नीचे सब एबनॉर्मल समझे जाएंगे। तो शुरुआत में तो उनका स्कोर था 24, मतलब करीब करीब सब लोगों में थोड़ी थोड़ी मेमोरी डेफिसिट थी। 24-23 का जो लेवल होता है वो मेमोरी डेफिसिट का होता है। तीसरे हफ्ते में उनका एवरेज स्कोर हो गया 50 लोगों का 22, मतलब 2 पॉइंट कम हो गए, मेमोरी में सिग्निफिकेंट लॉस आ गया। पांचवें हफ्ते पर उनका स्कोर हो गया 21। अच्छा, 1 पॉइंट का कम हुआ है, बट ये एवरेज की बात की जा रही है, तो कुछ लोगों का ज्यादा, कुछ लोगों का 21 से कम होगा, सबका मिलाकर एवरेज हो रहा है। आठवें हफ्ते पर 20.5, मतलब और आधा पॉइंट की कमी आई। यहां पर ध्यान दें, बहुत थोड़े से फर्क है ये, 8 हफ्तों में कुल मिला के मुश्किल से 3.5-4 पॉइंट का फर्क आया है। कुछ पेशेंट्स में 6-6 8-8 पॉइंट्स का भी फर्क आया होगा, कम हो गया होगा। कुछ पेशेंट्स में शायद 1 या 2 पॉइंट्स का ही फर्क आया होगा, और कुछ पेशेंट्स में नहीं भी आया होगा कोई फर्क, हो सकता है कुछ पेशेंट्स की मेमोरी तो बहुत अच्छी हो गई हो। तो 50 में से जो एवरेज है, मतलब मोटे तौर पे एसएसआरआई का जो फर्क आया है वो कम करने में आया है मेमोरी को, मेमोरी लॉस की तरफ ज्यादा जाता है ये। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट देखा है गया उनकी रिसर्च में। नंबर के मामले में छोटा है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बड़ा इफेक्ट है ये पेशेंट्स के लिए और उनकी दवा को कंटिन्यू करने में जो मोटिवेशन होती है उस पर बहुत घातक प्रभाव डाल सकता है। और बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने मेमोरी लॉस को रिपोर्ट किया है, हालांकि ऐसी रिसर्चेस कम है अगर हम उनके हिसाब से तुलना करें जिन्होंने मेमोरी लॉस को रिपोर्ट नहीं किया है। तो अगर 100 रिसर्च ने अगर कहा है कि नहीं आया फर्क, तो शायद 20-25 ऐसी होंगी जिन्होंने कहा है कि मेमोरी में लॉस होता है।
हालांकि कम है, बट फिर भी काफी सारी स्टडीज ने ये चीज बताई है कि मेमोरी लॉस होता है एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से, खासकर एसएसआरआई की वजह से। तो उन्होंने कहा कि कुछ स्टडीज हैं जो हमारे रिजल्ट्स को सपोर्ट करती हैं। इन्होंने बस ये एक ही टेस्ट किया था, ज्यादा टेस्ट नहीं किए, नहीं तो कई स्टडीज में तो 5-5 6-6 टेस्ट करते हैं वो मेमोरी के और अलग अलग टाइप के। इन्होंने एक ही टेस्ट किया। इनका जो एम था वो बहुत सिंपल था, मेन हमें 8 हफ्ते में इफेक्ट देखना है, दैट्स इट। कुछ ज्यादा हमें चीजें चेक नहीं करनी इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि पोपोविक एक रिसर्चर थे, थोड़े दूसरी भाषाओं के नाम है, सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं, हो सकता है मैं ठीक से प्रोनाउंस भी ना कर रहा हूँ। उन्होंने दिखाया कि एसएसआरआई की थेरेपी में जब 6 महीने तक दी गई थी, उनकी रिसर्च में ऐसा देखा गया, ऐसे ही कई सारे लोगों पर की होगी, 20% पेशेंट जो थे डिप्रेशन और एंजाइटी के डिसऑर्डर के, उनमें मेमोरी लॉस देखने में आया सिग्निफिकेंट। इसको दवा का साइड इफेक्ट ही समझा गया। ध्यान से उन्होंने देखा, इसको स्टडी किया, बजाय कि ये डिप्रेशन या एंजाइटी का इफेक्ट हो। मतलब मेमोरी लॉस डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से नहीं था, दवा की वजह से था। इन्होंने बड़े ध्यान से देखा ये चीज को। फिर वॉर्ड्सवर्थ थे और ब्रिंगर थे, इन लोगों ने अपने अपने रिसर्च ग्रुप्स में रिसर्च की। उन्होंने भी देखा कि मेमोरी डेफिसिट की जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआई के यूज की वजह से। फिर केस रिपोर्ट्स भी छपी हैं इस बारे में, जिन्होंने फ्लुओक्सेटिन के यूज से, फ्लुओक्सेटिन जो कि एक कॉमन एसएसआरआई होती है, बहुत कॉमनली यूज की जाती है, उसकी वजह से मेमोरी लॉस को रिपोर्ट किया। एक केस रिपोर्ट में क्या देखा गया कि जब मेमोरी लॉस देखा गया तो फ्लुओक्सेटिन की जो दवा थी वो बदल दी गई, कोई और दवा दे दी गई। इनफैक्ट कोई दूसरी एसएसआरआई ही दी थी, ऐसा नहीं कि कोई और टाइप की दवा दे दी हो, किसी और क्लास का ड्रग दिया हो उनको, ऐसा नहीं है। उनको एसएसआरआई ही बदल दी गई, फ्लुओक्सेटिन हटा दी, और उससे उनका मेमोरी लॉस कम हो गया, मतलब उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो गई। ये भी देखा गया, मतलब इतने स्पेसिफिक इफेक्ट्स आते हैं। इन रिसर्चर्स का मानना है, ये जो साया है, इनके जो टीम है, और जो पहले की भी जो टीम थी इन रिसर्चर्स की जिन्होंने ये चीजें देखी, उनका कहना है कि ये जो हमें इफेक्ट्स दिखे हैं ये एसएसआरआई की वजह से ही हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस के ही इफेक्ट्स हैं, ये डिप्रेशन के अपने सिम्टम्स नहीं हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि उससे पहले तक जो उनकी जो मेमोरी फंक्शनिंग होती थी वो इस हद तक नहीं बिगड़ती थी जितना कि एसएसआरआई के बाद बिगड़ी है। तो कई तरीके से एनालाइज करने के बाद ही ये निष्कर्ष निकाले गए हैं कि एसएसआरआई दवाई के स्पेसिफिक यूज की वजह से ही ये मेमोरी लॉस हो रहा है। इनफैक्ट सेरेटी करके एक रिसर्चर थे और उनकी टीम थी, इन्होंने ये तक देखा कि जब हम हेल्दी लोगों में भी, जिनको डिप्रेशन एंजाइटी की कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ज्यादा, उनको भी जब दी गई उनमें भी मेमोरी इंपेयरमेंट आ गई। कॉग्निटिव मेनली आई, मतलब और भी फंक्शंस में कमी आई होगी, पर मेमोरी में भी बहुत आई। अच्छा, इसके अलावा अब वो कहते हैं, सया और इनकी टीम कहती है, ऐसी स्टडीज भी हैं जो कहती हैं कि भाई मेमोरी लॉस नहीं होता ऐसे सारा इसका। जैसे उन्होंने कहा कि एक लेवकोविट्स करके थे एक रिसर्चर और उनकी टीम थी, और इसी के साथ एक क्यूलांग रिनलिब करके एक रिसर्चर थे, जिन्होंने कहा कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में एसएसआरआई जो है वो तो मेमोरी को इंप्रूव कर देती है बहुत ज्यादा। उनके तो ज्यादातर पेशेंट्स में मेमोरी इंप्रूव हो गई लोगों की। हेरेरा गुजमान और उनके जो कलीग्स थे, सहयोगी थे, उन्होंने देखा कि एसएसआरआई का इफेक्ट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट पे क्या आता है। कई सारी स्टडीज की उन्होंने कई सारे टेस्ट किए, और उन्होंने रेमिशन में भी पेशेंट्स को देखा, रिकवरी फेज में भी उन्होंने पेशेंट्स को जांचा। रिकवरी मतलब जब पेशेंट ठीक हो रहा है, सिम्टम्स उसके धीरे धीरे कम हो रहे हैं, रेमिशन मतलब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं सिम्टम्स, दोनों में उसको जांचा। दवा लेते टाइम जांचा, दवा लेने के बाद जब सिम्टम चले गए तब जांचा। हर तरह से उन्होंने देखा कि एसएसआरआई का लॉन्ग टर्म में मेमोरी को इंप्रूव करने का काम होता है, वो हर तरह से कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट कर देता है। ये तो बिल्कुल उल्टा निकला इनकी रिसर्च से, सैया की रिसर्च से। ड्यूशल और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने कैलिफोर्निया वर्बल लर्निंग टेस्ट, जो कि एक बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला टेस्ट है, सीवीएलटी, उन्होंने डिप्रेशन के 24 पेशेंट्स पर ये टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि बहुत थोड़ा सा लॉस, तो 35 दिन तक जब ट्रीटमेंट दिया गया, करीब करीब 1 सवा महीना एसएसआरआईज दिए गए, थोड़ा सा डेक्लेरेटिव मेमोरी का लॉस तो आया, डेक्लेरेटिव मेमोरी का, बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन जो याद करने की होती है वो। बट एज सच कोई लॉन्ग टर्म यूज से कोई बहुत मोटे तौर पे कॉग्निटिव इंपेयरमेंट नहीं आई। जैसे 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा तक जब उन्होंने चेक किया उनको दोबारा से, जो कि उन्होंने कई अलग अलग फेजेस में चेक किया था, उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई बहुत लॉन्ग टर्म, कोई बहुत बड़ा उनके अंदर चेंज नहीं देखा गया। मतलब उनकी सोच में, उनकी थिंकिंग में, उनकी अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। बस शुरू के 30-35 दिनों में थोड़ा बहुत फर्क देखने में आ गया था। तो हल्के हल्के इफेक्ट्स आए हैं, बहुत लो ग्रेड इंपेयरमेंट जिसको कह सकते हैं। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो डिप्रेशन के अपने लक्षण है, ये साइड इफेक्ट के लक्षण नहीं है एसएसआरआई के। तो खैर उस बारे में डिबेट करने वाली चीज है, उस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अलग अलग रिसर्चर जो है वो कुछ कहते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम है, कुछ कहते हैं ये साइड इफेक्ट्स की वजह से हैं दवाओं के। ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ रिसर्चेज में अलग अलग चीजें रिपोर्ट की गई हैं। अब यहाँ थोड़ा बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, क्या हो सकता है जिस वजह से एसएसआरआई जो है वो मेमोरी लॉस कर देती हैं, ये भी समझना जरूरी है। अगर हम मान लें कि उनसे मेमोरी लॉस हो रहा है,
या हम ये मान के चलें कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत बड़ा मेमोरी लॉस देखने में आता है, या काफ़ी सारे ऐसे जगहों के ऐसे कुछ पर्टिकुलर दवाओं के या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें मेमोरी लॉस ज़्यादा देखने में आता है, तो उनमें क्यों हो रहा है? हम यही समझ लें तो ही शायद काफ़ी है हमारे लिए। वो क्या होता है अक्सर कि सेरोटोनिन जो है उसका काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारी मेमोरी और लर्निंग में। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, जहाँ पर सेरोटोनिन जाके इफ़ेक्ट दिखाता है और हिप्पोकैम्पस लर्निंग और मेमोरी का काम करता है। सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर SERT सर्ट हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, एक प्रोटीन होता है, जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी मेमोरी डेवलपमेंट के लिए। तो सेरोटोनिन अगर ज़्यादा होगा तो हमारी मेमोरी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। अगर ये ट्रांसपोर्टर अगर कम हो जाए, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज के पेशेंट्स में कम हो जाता है, तो मेमोरी इंपेयरमेंट उनमें देखने में आती है। तो इसका डायरेक्ट लिंक है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स का। बेनमन पता नहीं मेरे नाम ठीक बोला कि नहीं, इनके कुछ रिसर्चर्स और दोस्तों ने रिसर्च की कि सर्ट जो है वो SSRI यूज करने के बाद 21 दिन तक जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसके एक्सप्रेशन में कमी आ जाती है। सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर की क्वांटिटी में, अमाउंट में कमी आ जाती है हमारे दिमाग में SSRI के यूज के 3 हफ्ते बाद। और यही वजह है कि जिन पेशेंट्स में मेमोरी इंपेयरमेंट आई वो सर्ट के कमी होने की वजह से आई। हरजाला ने, एक रिसर्चर थे और उनकी ग्रुप ने स्टडी की है 2 अलग-अलग ग्रुप पेशेंट्स के, जिसमें एक ग्रुप को डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे थे और दूसरा एक ऐसा ग्रुप था जिसमें पैरोक्सिटीन एंटी डिप्रेसेंट जो दवा होती है वो ठीक हो चुके थे, उससे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो चुका था उनमें उसका। 16 पेशेंट डिप्रेशन के थे जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था और 15 लोग वो थे जिनका पैरोक्सिटीन दवा से ट्रीटमेंट हो चुका था। साथ ही उन्होंने कुछ हेल्दी लोग भी लिए जिनको कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं हुआ था, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। 25 ऐसे लोग भी लिए। इन सबकी उम्र 18 से 60 साल के बीच थी। उन्होंने काफ़ी सारे टास्क भी किए उन पर, कॉग्निशन के, थिंकिंग के। मेनली 2 टास्क पर उन्होंने फोकस किया और रिजल्ट से देखने में आया कि डिप्रेशन के कारण और SSRI दवाइयों के कारण हमारे थिंकिंग पर, सोचने की शक्ति पर, मेमोरी पर अलग-अलग तरीके के प्रभाव आते हैं। तो जो रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि भाई ये तो डिप्रेशन की वजह से होंगे, ये SSRI की वजह से होंगे, वो कन्फ्यूजन्स हैं। तो यहाँ इन्होंने इस कन्फ्यूजन को हटाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि डिप्रेशन के असर अलग तरह से आएंगे, SSRI के असर अलग तरह से आएंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि फ्लोक्सेटिन जो कि एक SSRI है, उससे मेमोरी लॉस हुआ। जब उसी के अलावा कोई दूसरी SSRI दे दी गई तो मेमोरी लॉस कम हो गया। तो बड़ा स्पेसिफिक इफेक्ट आता है। तो अलग-अलग तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखे गए डिप्रेशन और SSRI के। तो इन्होंने क्या देखा कि SSRIs जो हैं वो हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, जिसमें जिसे स्ट्राइटल फंक्शंस कहा जाता है, मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, प्लानिंग हो गई, इसमें तो SSRI का होता है पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब इसको बेहतर कर देते हैं ये वाले कॉग्निटिव इफेक्ट्स। जबकि हिप्पोकैम्पस के जो फंक्शन है, ये स्ट्राइटल फंक्शंस और हिप्पोकैम्पस फंक्शंस ये बेसिकली हमारे ब्रेन के हिसाब से कहे गए हैं। तो ब्रेन में एक स्ट्राइटम होता है, स्ट्राइटल एरियाज होते हैं जो मेमोरी लर्निंग में अलग रोल प्ले करते हैं, हमारी थिंकिंग में अलग रोल प्ले करते हैं, और हिप्पोकैम्पस का अलग रोल होता है। तो हिप्पोकैम्पस मेनली मेमोरी और लर्निंग का काम करता है। स्ट्राइटल एरियाज जो होते हैं वो हायर थिंकिंग फंक्शंस में काम करते हैं, मतलब वो वाले फंक्शंस होते हैं। तो SSRIs ने स्ट्राइटल फंक्शंस तो बेहतर कर दिए, मतलब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जिनमें कमी आ जाती है। जबकि हिप्पोकैम्पस के मतलब मेमोरी रिलेटेड फंक्शंस रिड्यूस कर दिए, ये उन्होंने देखा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस रिसर्च में जो लोगों में जो मेमोरी लॉस हुआ वो SSRIs के इफेक्ट की वजह से हो सकता है, हिप्पोकैम्पस में वो असर डालता है। वही डिप्रेशन जो होता है वो हिप्पोकैम्पस मेमोरी रिलेटेड फंक्शंस पे इतना इफेक्ट नहीं करता, जबकि जो स्ट्राइटल फंक्शंस है, मतलब प्लानिंग, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, उन पे ज्यादा असर डालता है। तो बहुत ही डिफरेंशियल इफेक्ट आया, अलग अलग सा इफेक्ट आया। तो लोगों की जो लर्निंग होती है ना ओवरऑल, वो तो हो जाती है कम SSRI के यूज की वजह से, मेडिसिन के यूज की वजह से, एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से उनकी लर्निंग और उनकी जो मेमोरी होती है वो लो हो जाती है। जबकि बाकी के डिसीजन मेकिंग और दूसरे एरियाज हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मोटिवेशन बहुत अच्छी हो जाती है, काम करने में बहुत मन लगने लगता है, इंटरेस्ट बहुत आ जाता है, और यही तो डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स का कंट्रोल हो गया। पर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम कहें कि किस तरीके के थिंकिंग फंक्शन आ रहे हैं, वो कहते हैं कि वो मेमोरी के लॉस की वजह से नहीं आते, वो उनके ये वाले फैक्टर्स जो हैं, जैसे मोटिवेशन नहीं आएगा तो मोटिवेशन नहीं आएगा तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज प्लान नहीं कर पाएंगे, कोई चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। इन वजहों से अक्सर जो कंप्लेंट्स आती हैं वो देखने में आती हैं। ये एक बहुत खास फर्क है जो हर्जाला और उनकी टीम ने देखा था। इससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि SSRI दवाएं जो हैं वो मेमोरी पर असर डालती हैं, हिप्पोकैम्पस पर क्योंकि वो असर डालती हैं, जबकि डिप्रेशन का हिप्पोकैम्पस पर असर नहीं होता। वो मेमोरी को इतना लो नहीं करता हमारी, वो दूसरे हायर फंक्शंस को खराब कर देता है। तो
इस तरह से ये जो रिसर्च है इसकी फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे जाने जैसी है, इसके पीछे की एक्सप्लेनेशंस भी हैं। अल्जाइमर डिसीज के हिसाब से हम कंपेयर करके देखें सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर या ब्रेन के हिप्पोकैम्पस और स्ट्राइटल एरियाज पर अगर हम बात करें, दोनों हिसाब से हम देख सकते हैं कि हाँ, एसएसआरआईज सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। हेल्दी लोगों में भी अगर हम देखें, अगर ज्यादा उनको मिलने लगे तो भी उनके अंदर मेमोरी लॉस हो सकता है, और यहाँ तक कि ब्रेन के अलग अलग एरियाज पर ये असर डालते हैं। तो ये दो चीजें जो कि अक्सर पेशेंट्स को ये समझने में दिक्कत होती है, कई डॉक्टरों को भी ये चीज समझ में नहीं आती है कि जो मेमोरी लॉस या जो कंसंट्रेशन या दूसरे प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, ध्यान लगाने की कमी या मेमोरी से रिलेटेड कमियां जो आ रही हैं, कि डिप्रेशन या ओसीडी के पेशेंट्स में एसएसआरआईज की वजह से मेमोरी लॉस आ सकते हैं, आते हैं अक्सर, क्योंकि दिमाग के वो अलग हिस्से पर काम करते हैं जो मेमोरी में कमी ला देते हैं। जबकि डिप्रेशन की वजह से अगर हम ये सोचें कि ये डिप्रेशन की वजह से हो रहे थे या ओसीडी की वजह से मेमोरी लॉस हो रहा था, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन की वजह से इतना ज्यादा कुछ मेमोरी लॉस नहीं होता। डिप्रेशन की वजह से दूसरे सिम्टम्स जो हायर थिंकिंग रिलेटेड है वो कम हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और उस वजह से अक्सर हमें मेमोरी लॉस लग सकता है। बट एज सच हमारे दिमाग में कोई ऐसी कमी नहीं आ जाती जिससे हम कहें कि मेमोरी लॉस हो गया। तो ऐसे सारे दवाइयों का थोड़ा एक खराब प्रभाव तो पड़ता है, बट जैसा कि आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। 24 से 20 इतने ही 4 पॉइंट्स का ही ज्यादा लॉस हुआ है। इसको चेंज किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, दवा बदलने से ये चेंजेस आ सकते हैं, दवा का डोज कम करने से ये फर्क आ सकते हैं, लंबे समय तक कई बार ये दवा लेते रहने से इफेक्ट्स चले जाते हैं। जैसे अभी इसमें एक रिसर्च थी जिसमें बताया गया कि शुरू के 30, 35, 40 दिन तक तो असर अक्सर देखने में आया, जो कि करीब करीब 5 हफ्ते का टाइम हम कह सकते हैं रहा होगा। इसमें रिसर्च में 8 हफ्ते लिए हैं, तो शुरू के 5, 6, 8 हफ्तों में अक्सर हमें चेंज देखने में आ सकते हैं। बट अगर लंबे टाइम तक अगर हम देखें, साल भर, 6 महीने, 1 साल बाद, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि पेशेंट के अंदर दिमाग में कोई कमी आ जाती है या कंसंट्रेशन उसकी हमेशा कम रहेगी या उसकी मेमोरी हमेशा लो रहेगी। ऐसा बहुत ज्यादा हमें देखने में नहीं आता है, तो इसलिए सेफली आराम से यूज किया जा सकता है। इस रिसर्च का जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि इस चीज को उजागर किया जाए, इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझाया जाए कि एसएसआरआई के यूज से मेमोरी में प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ पेशेंट्स में ज्यादा होती हैं। बस इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, और ज्यादा रिसर्च इस पर होनी जरूरी है, वो ये मानते हैं, और तभी जाके हमें थोड़ी और चीजें पता चल पाएंगी और ज्यादा क्लैरिटी इस मामले में हमें आ पाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता। दोनों टाइप की रिसर्च है, एक कहती है मेमोरी और बाकी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, पर इनका मानना है, सया और इन जैसे हरजाला जैसे दूसरे रिसर्चर्स का, कि मेमोरी में जो इंप्रूवमेंट है वो बेसिकली मोटिवेशन और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की इंप्रूवमेंट की वजह से आ रहा है। एज सच उनकी मेमोरी इंप्रूव हो रही है ऐसा नहीं है, उनका ऐसा मानना है। खैर, इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत आमतौर पे देखने में आती हैं, और शुरू का जो 6-8 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है इसमें तो खासकर आ सकती हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद चली जाती हैं प्रॉब्लम्स। ध्यान रखें, ये रिसर्च सिर्फ 8 हफ्ते तक हुई है, यही तो 8 हफ्ते क्रूशियल होते हैं। इन्हीं 8 हफ्तों पर रिसर्च हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हमेशा ऐसा ही करेंगी, सारे पेशेंट्स पर ऐसा ही करेंगी। जैसा कि देखा, फ्लोक्सेटिन का असर आ सकता है, किसी और का असर शायद ना आए। अलग अलग दवाओं का अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट्स दिखा सकते हैं वो, तो कोई इसमें बहुत डरने की, परेशान होने की बात नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला इस रिसर्च का, कि जो एसएसआरआई थेरेपी है डिप्रेशन और ओसीडी के पेशेंट्स में, वो थोड़ा सा मेमोरी लॉस लाता है अगर 8 हफ्तों के पीरियड को कंसिडर किया जाए, जो एक्यूट फेज होता है, जो बहुत जरूरी और क्रूशियल होता है। लोगों की एज, जेंडर, उनके एजुकेशन लेवल का इस पे कोई असर नहीं था। तो करीब करीब सभी लोगों में ऐसा चेंज देखने में आ सकता है। तो क्या किया जाना चाहिए, इनको इफेक्ट्स को रिवर्स करने की कोशिश की जानी चाहिए। मेडिसिन बदली जा सकती है, डोज कम हो सकती है, ये चीजें की जा सकती है, या एक्सरसाइज की जा सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज से मेमोरी इंप्रूव होती है। ब्रेन की पावर को, ब्रेन की कंसंट्रेशन को, मेमोरी को इंप्रूव करने की एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। कॉग्निटिव टास्क होते हैं, कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती है, जिसमें इस तरीके की कॉग्निटिव रेमेडिएशन एक्सरसाइजेस की जाती हैं। कॉग्निटिव थेरेपी जो थिंकिंग को चेंज करने का काम करती है, उसको यूज किया जा सकता है। उसका मेमोरी पर लॉस नहीं आता, उसका कोई सिम्टम या साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता। ये चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, और काफी सारे ऐसे और दूसरे हेल्पफुल ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी मदद से साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। तो उस पर फोकस किया जाए। मैं आगे की कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि कैसे हम साइड इफेक्ट्स के अंदर कमी ला सकते हैं, मतलब उनको दूर कर सकते हैं, और खास करके मेमोरी और कंसंट्रेशन के ऊपर मैं आगे बात करूंगा कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो इसमें
इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, इस चीज़ पर थोड़ा फ़ोकस करें कि अगर कभी भी अगर ऐसी मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो दवा बदलने पर या दवा का डोज़ चेंज करने पर फ़ोकस करें और डॉक्टर से बात करें। दवा ना छोड़ें, दवा के जो फ़ायदे हैं वो छूट जाएँगे, वो ख़त्म हो जाएँगे और हो सकता है कि कोई और दवाएँ बदलने से अक्सर ऐसा कई बार होता है कि डिप्रेशन की सिम्पटम में बहुत तेज़ी से चेंज नहीं आता। कुछ एसएसआरआईज़ अच्छा प्रभाव लाती हैं, इफ़ेक्ट लाती हैं डिप्रेशन के सिम्पटम को कम करने में। तो अगर ये छोटे-मोटे अगर साइड इफ़ेक्ट अगर 6-8 हफ्तों तक करीब-करीब 2 महीने तक अगर सहन किए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर टैकल करने के लिए अगर दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, अगर वो काम में लाए जा सकते हैं और उससे अगर इम्प्रूवमेंट बनाई जा सकती है, तो चांसेस हैं कि आपके ऊपर जो अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में जो आएँगे, दवाओं के डिप्रेशन को दूर करने में, वो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे और उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ऐसे तरीके हैं जिससे मेमोरी कंसंट्रेशन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बावजूद उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। उस पर मैं आगे कभी बात करूँगा। एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन, खाना-पीना, डाइट और दवाओं में बदलाव और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी इनकी मदद से दूर किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।